नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर के साथ हम आ चुके हैं। क्लास 10 की इकोनॉमिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो शुरू करते हैं इसे। तो चैप्टर 3 हम शुरू करेंगे, मनी एंड क्रेडिट। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी माध्यम का है तो उसके लिए मैं लिख दूं मुद्रा तथा साख। तो इस चैप्टर का नाम हिंदी में मुद्रा तथा साख है। तो इसको आप देख सकते हैं, मुद्रा तथा साख, ये इस चैप्टर का नाम है हिंदी में। तो ये हिंदी में नाम है चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसका जो पहला टॉपिक है आप सभी के सामने, ये लीजिए, मैंने बड़ा कर दिया पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आप सभी के सामने, मनी एंड क्रेडिट का। व्हाट इज मनी, यानी मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, ये है इस टॉपिक का। तो क्या लिखा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर मान लीजिए आपको दो चीजें एक्सचेंज करनी है, अगर मान लीजिए आपको दो चीजें एक्सचेंज करनी है, दो चीजें, मान लो ये दो चीजें, इनके बीच में आपको एक्सचेंज करना है, आपको इन्हें आपस में चेंज करना है। तो इस एक्सचेंज का मीडियम कौन है, इस एक्सचेंज का मीडियम है आपका मनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सचेंज का मीडियम क्या है, मनी है एक्सचेंज का मीडियम। पहले क्या होता था हमारे समाज में भी, हम उसे पढ़ेंगे, मतलब सोसाइटी इकोनॉमी कैसे चलती थी। तो अगर कोई हिंदी में हमारे सामने बैठे विद्यार्थी है तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, आपको क्या समझना है कि व्हाट इज मनी। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी दो चीजों के बीच में एक्सचेंज कर पाना। जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको, और बात जो है क्लियर हो जाएगी आपको। कि जैसे मान लीजिए ये दो लोग हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये एक कस्टमर है, ठीक है, और ये शॉपकीपर है। अब कस्टमर को क्या चाहिए, मान लो कस्टमर को एक पेन चाहिए। तो कस्टमर क्या करेगा, शॉपकीपर के पास जाएगा, उसको मनी देगा और उससे पेन ले लेगा। तो यहां पे हुआ क्या कि कस्टमर ने क्या किया, मनी दिया, यानी मनी से ही तो पेन मिला उसको, है ना। यानी उसने मनी दिया, शॉपकीपर ने पेन दिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ मनी का और पेन का। और वो किस, या पेन का और मनी का, किसके द्वारा, मनी के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ भी जो है आई गई होगी ये बात। चलिए आगे चलते हैं, स्लाइड बड़ी कर लेते हैं। तो सेकंड टॉपिक है इसका, बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम क्या है, इसको समझ लेते हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज इज कंप्लीटेड बाय गुड्स, या एक्सचेंज इज हैपेंड बाय गुड्स। समझाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हिंदी में मैं यहां पे लिख देता हूं, जब विनिमय दो वस्तुओं के बीच में हो, जब विनिमय दो वस्तुओं के बीच में हो। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए क्या है कि ये एक पर्सन है एक्स, ये एक पर्सन है वाई। अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं आपके सामने, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो एंशियंट टाइम था उसमें इकोनॉमी में क्या होता था, एंशियंट टाइम की इकोनॉमी में क्या होता था। जैसे मान लीजिए आदमी है, तो ये क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए इसको, ये लोग क्या करते थे, ये क्या करेगा, मान लीजिए ये इसको ना चावल बेचने, तो ये क्या करेगा, किसी को चावल दे देते थे और उससे मान लीजिए जो इनको चाहिए होता था लाइक गेहूं, तो ये खरीद लेते थे। तो यहां पे हम क्या हो रहा है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि चावल के बदले हमें क्या मिल गया, चावल के बदले हमें क्या मिल गया, गेहूं मिल गया। यानी कि जो विनिमय है, जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज में किसकी बहुत बड़ी भूमिका है, उस एक्सचेंज में सबसे बड़ी भूमिका थी दो वस्तुओं की, दो गुड्स की। तो जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं कि राइस है, मान लीजिए कि कोई राइस है और राइस को हमने किसके साथ एक्सचेंज कर लिया, व्हीट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया दो वस्तुओं के बीच। तो इसे क्या बोलते हैं कि जब एक्सचेंज जो है दो चीजों के बीच में हो, दो गुड्स के बीच में, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। ये आप सबको पता होगा। अब इसमें एक समस्या आती है, हम आगे देखते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मैं इसको समझाता हूं।
ये क्या है बेसिकली, आप इसको कह सकते हो कि ये था क्या, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, ये है प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, ये है प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, मैं समझाता हूं अभी कैसे थी, बस 1 मिनट हो जाइए। ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। इसे हिंदी में अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, विद्यार्थी जानना चाहता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को बोलते हैं हिंदी में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मैं लिख देता हूं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, आप समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको हर चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। When exchange is done between people having similar wants, जब विनिमय दो व्यक्तियों के बीच में, विनिमय दो व्यक्तियों के बीच हो जिनकी आवश्यकताएं समान हो, आवश्यकताएं समान हो। ठीक है, तो जब एक्सचेंज क्या हो, दो व्यक्तियों के बीच हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूं एक सिचुएशन, आप समझिएगा। यहां पे मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई। अब इसको ठीक से थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए एक्स चाहता है, मैंने वांट लिख दिया, और हैव, इसके भी मैं लिख लेता हूं वांट और हैव। मान लीजिए चाहता है कि मुझे कोई शूज दे दे, और इसके पास है क्या, मान लीजिए इसके पास व्हीट है, गेहूं है। वाई क्या है, अब ये एक्स का एक्सचेंज वाई के साथ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब वाई को क्या चाहिए हो, व्हीट चाहिए हो, और उसके पास क्या हो, शूज हो, ताकि दोनों का वांट और हैव मिल जाए। इसी को बोला करते थे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि दो व्यक्तियों की आवश्यकताएं समान हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मान लीजिए क्यों, क्योंकि आप एक्सचेंज तभी कर सकते हो, एक्सचेंज की कंडीशन ही थी, एक्सचेंज की कंडीशन थी, एक्सचेंज की शर्त थी, विनिमय की शर्त थी। अगर ये नहीं होगा तो आप एक्सचेंज कर ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मनी कह लो या एक्सचेंज करने में। इसका सॉल्यूशन क्या निकला इस प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसका मतलब कि समाधान क्या निकला, वो बाकी तो आप लिख लेंगे वहां से। तो इसका समाधान क्या निकला, मुद्रा, मनी। कैसे निकला मनी, क्यों, अब देखिए, मान लीजिए अब एक्स है, अब इसको चाहिए क्या, मान लीजिए इसको पेन चाहिए, तो अब इसको हैव में इसके पास एक ही चीज हो, हैव क्या, मनी है ना इसके पास। ये इसमें चाहे इसका वांट पेन हो, चाहे इसका वांट पेंसिल हो, चाहे इसका वांट इरेजर हो, चाहे इसके वांट कपड़े हो, क्लोथ्स हो, बस इसको एक ही चीज चाहिए अपने पास, मनी। क्यों, क्योंकि अब क्या करेगा, ये मनी है, ये कहां जाएगा, शॉप में जाएगा, ये कहां जाएगा, शॉप पे जाएगा, और शॉप से जाके सब कुछ खरीद लाएगा। यानी कि अब जो कमोडिटी मतलब कि जो सामान था उसके लिए आपको एक ही चीज चाहिए, आपको मनी चाहिए, तो आप मतलब आपको मनी से, कमोडिटी मनी नहीं कहते, इसे कहेंगे कि मनी से आप क्या कर लोगे, आप मनी से क्या करोगे, आप सब सारी चीजें मनी से जो है खरीद पाएंगे, है ना। तो मनी ने क्या निकाल दिया, जो बीच में हैव का सेम था कि हमें दोनों लोगों के पास सेम चीजें होनी चाहिए, वो नहीं है ना, वो नहीं। अब हमें क्या चाहिए, केवल मनी चाहिए, और मनी क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया कि दो लोगों के पास समान चीजें नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए पैसे दो। मनी क्या बन गया, बीच में एज अ मीडिएटर रोल मनी ने प्ले करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, डिपॉजिट विद बैंक, समझिए, हिंदी में से बोलते हैं बैंक में जमा, डिमांड डिपॉजिट, इसे हिंदी में बोलते हैं मांग जमा। ठीक है, द डिपॉजिट इन विच वी कैन विड्रॉ मनी एट द टाइम ऑफ नीड, यानी हिंदी में लिख देता हूं एक बार, मांग जमा को बोलते हैं ऐसी जमा जिसे हम आवश्यकता अनुसार निकाल सके, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। मैं भी समझाता हूं आपको। आपने क्या करा, ये आप है मान लीजिए, अब आप क्या करते हैं, हर महीने मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है उसमें से जो भी आपके एक्सपेंडिचर घटे तो आपका सेविंग आ गई,
उस सेविंग को हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। इसी सेविंग को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्यों, जैसे मान लीजिए मुझे कभी नीड हुई तो मैं क्या करूंगा, बैंक जाऊंगा, बैंक वालों को बोलूंगा मुझे सामान दे दो, तो बढ़िया से वो मुझे सामान दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चलता रहेगा कि बैंक की जो भी नीड है, बैंक में हम जाएंगे, बैंक से निकाल लेंगे। नीड यानी आवश्यकता, जब भी हम जरूरत होगी उसे हम निकाल सकते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। बहुत ही आसान सेगमेंट है कि जो भी, जब हम पैसे सेव करते हैं, पैसे सेव करने के बैंक में सेव करते हैं, बाकी जब हमें जरूरत होती है हम बैंक से निकाल लाते हैं। तो बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं। चेक, ठीक है, देखिए चेक को देखिए। चेक क्या है, तो चेक हिंदी में ऐसे लिखते हैं चेक, तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। यानी कि चेक क्या है, एक कागज है, पहली बात तो एक कागज है। ये क्या करता है, जो कि बैंक को निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है, कि आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट क्या करें, एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे को दे दें जिसका नाम उस चेक पर लिखा हो। जैसे आपने सुना होगा, चेक ऐसा है, मान लीजिए पेपर है, तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी का, जिसका वो अकाउंट, जो मतलब कि चेक दे रहा होता है, जो चेक दे रहा होता है, एक मिनट, हाँ, जो चेक दे रहा होता है उसको वो क्या करता है, अपने नाम से एक व्यक्ति का नाम लिखता है अपने उस पे, है ना। चलो तो बना देते। तो ये मान लीजिए चेक मैंने बनाया, ये चेक मान लीजिए। चेक में क्या होता है कि एक पर्सन का अकाउंट नंबर यहाँ लिखा होता है, जिसका वो अकाउंट होता है, उससे वो क्या करता है, एक बंदे का नाम लिखता है यहाँ पे अमाउंट लिखता है, और उस चेक से क्या करता है, अमाउंट की पेमेंट कर देता है किसी पर्टिकुलर इंसान को, जिससे वो इजीली चीजों को कर सके, चीजों को समझ सके। ठीक है, तो चेक ये होता है, चेक एक पेपर है, सिंपल सी बात है, जिसपे अकाउंट नंबर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का डला होता है, जो चेक दे रहा होता है, यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा होता है, तो फिर उसके बाद उसके नाम को इतना अमाउंट दे देता है। ठीक है, और पीछे सिग्नेचर करके अपने। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है। चेक एक पेपर होता है, कागज होता है। चलिए, लोन फैसिलिटीज ऑफ बैंक, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है मैंने बैंक की आय। इस बैंक की आय को समझेंगे, फिर हम समझ पाएंगे कि लोन फैसिलिटी होती क्या है। द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इसे हिंदी में अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि भाई कर्जदार और जमाकर्ता के ब्याज में अंतर जो होता है, उसी को बैंक की अर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं बैंक बनाता हूं, तो मान लीजिए बैंक है, ये बैंक है। बैंक में एक साइड ये है जो जमा करता है, हम इसे कह लेते हैं डिपॉजिटर, और इस तरफ है बोरोवर। तो बैंक क्या करता है, जब अब ये जमा करते हैं अपना पैसा, ये अपनी डिपॉजिट इनकी है, ये क्या करते हैं, बैंक से विड्रॉ करते हैं पैसा, उधार लेते हैं। तो जब क्या होता है, जब ये लौटाएंगे पैसा, जब ये इनको रिटर्न करेंगे, तो इस रिटर्न में क्या करते हैं, ये अमाउंट तो रिटर्न करेंगे, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी रिटर्न करते हैं। तो मैं इस रिटर्न को I1 नाम दे देता हूं। ठीक है, जब डिपॉजिटर पैसा जमा करता है तो बैंक उसको कुछ पैसा देता है, कुछ ब्याज देता है, उसको मैं मान लेता हूं I2। अमाउंट तो है ही। तो बैंक की अर्निंग क्या है, डिफरेंस किसमें, I1 माइनस I2। और हमेशा ध्यान रखना I1 इज ग्रेटर देन I2, कि जो ये वाला इंटरेस्ट रेट है, कौन, जो बोरोवर पे कर रहा है, वो ज्यादा होगा, है ना। तभी तो बैंक की अर्निंग बनेगी। अगर ये दोनों सेम होगा तो जीरो हो जाएगा। बैंक यहां से कमाता है, ये जो चीज है ना, ये जो डिफरेंस है, इससे कौन कमाता है, बैंक कमाता है। और जो बैंक बोरोवर के अलावा जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए बैंक में जो डिपॉजिट होती है, जो डिपॉजिट होता है बैंक में, वो आधा तो बोरोवर को दे देता है ना, बोरोवर को जो लोन देता है, और आधा वो संभाल के रखता है RBI के पास, ताकि कुछ कभी इमरजेंसी में काम आ सके। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको समझाई बैंक की अर्निंग, बैंक कैसे कमाता है। अब टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट को जल्दी से देख लेते हैं, ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो यहां हम टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट को देखते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख है ना, क्रेडिट को साख बोलते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियां। पहली स्थिति है पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी सकारात्मक स्थिति कह लो या अच्छी स्थिति कह लो, और इसको बोलते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक।
पॉजिटिव स्थिति में क्या होता है, जब क्रेडिट आपको हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में, और जब क्रेडिट क्या बन जाता है, बिकम अ ऑब्स्टेकल, एक आपके पथ में कह लो कि विरोध बन जाता है, अवरोध बन जाता है। कैसे बताते हैं। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति, एक्स नाम लेते हैं इसको, ठीक है। ये मान लीजिए जो आपके एग्जाम्पल इस बुक में दिया वही ले लेते हैं, वो शूज बनाना चाहता है। तो इसको एक ऑर्डर आया, शूज का ऑर्डर आया इसको कि भाई मुझे शूज चाहिए, मुझको मान लो कि मुझे 50,000 जूते बनाने जोड़ी में, और इस पूरे इसकी अमाउंट है पूरी 50, मान लीजिए कि 10 लाख का कह लेते हैं, ये 10 लाख का काम है, ठीक है। 10 लाख इसको मिलने हैं ऑर्डर से। अब इस एक्स जो बनाने वाला है, इसके पास पैसे केवल हैं 5 लाख रुपए जो इसके पास है। अब ये क्या करेगा, 5 लाख रुपए मान लीजिए इसने मार्केट से उधार पे ले लिए, इसने बना 10 लाख, मतलब 5 लाख रुपए थे इसके पास, बाकी इसने क्या करा, इसने सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसको, एक और अच्छे तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए 5 लाख इसके पास थे, इसने कहा यार 1 लाख की ये जो है, तो ये 10 लाख, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, कॉस्ट मतलब ये 10 लाख रुपए का काम है, कॉस्ट इसकी 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो इसने 5 लाख इसके पास थे बनाने के लिए, 5 लाख इसने मार्केट से उठाए, ठीक है, तो 10 लाख हुए। अब इसने अपना ऑर्डर कर लिया कंप्लीट। अब ये क्या करेगा, इसने ऑर्डर वापस दिया, तो इसको पेमेंट मिली मान लीजिए 15 लाख रुपए। तो यहां पे क्या हुआ, इसको 5 लाख का फायदा। उस 5 लाख से इसने क्या किया, 5 लाख नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि इसको हुआ 10 लाख का फायदा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए इसको 10 लाख का फायदा हुआ, तो 10 लाख में से क्या करा इसने कि 5 लाख ये वाले चुका दिए जो इसने उधार लिए थे, और बचे 5 लाख जो इसके प्रॉफिट में गए। तो यानी एक ऑर्डर बनाना था जिसमें क्रेडिट ने क्या किया, हमारे ऑर्डर को टाइम पे पूरा किया और हमें अच्छी खासी अमाउंट दिला दी। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें लोन ने दिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट को। नेगेटिव एस्पेक्ट देखें क्या हुआ। नेगेटिव में क्या आती कि मान लीजिए ये फार्मर है, अब इस बेचारी फार्मर का खेत है ये, तो ये किसी मनी लेंडर के पास गई, मनी लेंडर होते साहूकार, उसके पास गई, उसको बोला कि भाई मुझे पैसे दे दो, फसल उगानी, उसने पैसे दे दिए, मनी मिल गया। अब ये मनी का कोई भरोसा तो है नहीं, कैसा होगा अजीब सा, मतलब ब्याज व्याज ज्यादा होंगे। मनी मिल गया, बेचारी ने अपने खेत में लगाया, लेकिन क्या हुआ, उस साल बारिश ही नहीं हुई। अब क्या हुआ, बारिश नहीं हुई तो उस बेचारी की हो गई फसल खराब। अब क्रॉप तो खराब हो गई, तो अर्निंग तो कुछ हुई नहीं, लेकिन ये जो क्रेडिट था ये तो देना है जो उधार मांगा था। तो यहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी, नेगेटिव सिचुएशन, और इस बेचारी को अपनी जमीन कुछ बेचनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बेकार सिचुएशन है क्रेडिट की। आगे देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कुछ बातें समझने के लिए। शर्त, साख की शर्तें। तो पहली चीज लिखी हुई है कोलैटरल, जैसे हिंदी में बोलते हैं समर्थक ऋण आधार। समझ लेते हैं क्या होता है। मैं बहुत सारी टर्म्स आपको समझा दूंगा ताकि आप अच्छे से फिर एक बार बुक आपको जरूर पढ़नी है, बताएंगे। चलिए तो कोलेट्रल समझते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, एक एसेट है कोलेट्रल। एसेट, एसेट मतलब संपत्ति है जिसका ओनर कौन हो, बोरोवर। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति है जो जो मतलब पैसा दे रहा है ना, तो इसे हम क्रेडिटर कह लेते हैं, उधारदाता। और ये मान लेते हैं ये कर्जदार यानी ये बोरोवर। तो क्या होता है ना, कभी आपने सुना होगा एक शब्द की गिरवी रख दो। तो गिरवी रखने का मतलब क्या होता है, गिरवी रखने का बेसिकली ये गिरवी रखने की बात कर रहा है कि एक कोलेट्रल, एक समर्थक ऋण आधार का मतलब कि जो ऋण के आधार को समर्थन दे। तो कैसी चीज देगी, जिस कर्जदार क्या करता है, बोलेगा भाई ये मेरा ये रख लो, इसका मालिक मैं खुद हूं, इसका मालिक मैं खुद हूं, और जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटाता था ये आपके पास रहेगी। तो इसको बोलते हैं कोलेट्रल। ऐसी चीज जिसका ओनर बोरोवर खुद हो, लेने वाला खुद हो, ताकि एक भरोसा जम सके, अगर ये पैसा नहीं दे पाया तो इसका सामान तो मेरे पास है। ये दूसरा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें ऊपर लिखी दिया है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल यानी ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, कागजात, ये और पैसे आप कैसे लौटाएंगे, ये सबको एक साथ बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट की शर्तें क्या क्या है। भाई कितने महीने की ब्याज देना है, कितने महीने की मतलब मनी ये एक साथ दोगे, किस्तों में दोगे, कागजात क्या क्या है, ये सब इसके अंदर आता है। चलिए तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से दोनों बातें मैंने आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ। आगे सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी हिंदी में से बोलते हैं ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोत, तो ऋण के स्रोत हमारे पास दो होते हैं, एक को बोलते हैं फॉर्मल यानी औपचारिक, औपचारिक, और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ठीक है। अब औपचारिक में क्या आता है, बैंक आता है, सहकारी समितियां आती हैं,
ठीक है, कई बीमा कंपनियों से लोन ले लिया आपने, तो ये सब आता है। इनफॉर्मल में क्या आता है? इनफॉर्मल में आ गए आपके दोस्त, रिश्तेदार और मतलब साहूकार या मनी लेंडर कह लो, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, आसान से, कुछ इसमें खास बात है नहीं। अब आगे देखिए, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का कार्य, आरबीआई की भूमिका कह लो। So, the Reserve Bank, पहला पॉइंट क्या है? The Reserve Bank of India यानी the RBI supervises the functioning of formal source of loans. For instance, we have seen that banks maintain a minimum cash balance, but of deposits, they out of deposits they receive. RBI क्या करता है? सुपरवाइज का मतलब कह लो कि निगरानी, निगरानी करता है किस चीज की? निगरानी करता है किस चीज की? फंक्शनिंग यानी कि औपचारिक स्रोत के ऋण की, औपचारिक स्रोत के जो ऋण दिया है उसकी निगरानी करता है। और साथ में आपको पता है, मैंने बताया था, जब डिपॉजिट करते हैं तो एक चीज, एक अमाउंट वो कहां रखता है? आरबीआई। आरबीआई के पास रखते हैं सारे बैंक, जिसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। वो होता नहीं, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बट एक मिनिमम कैश बैलेंस जो है आरबीआई को, आरबीआई के पास सभी बैंकों को रखना होता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। द आरबीआई मॉनिटर्स द एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, मतलब कि जो बैलेंस है बैंकों के पास उसको कौन देखता है? आरबीआई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। आगे, सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स, दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट। तो बैंक सीज कि जो बैंक है नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेड, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर। बेसिक सी बात क्या है कि क्या बताना चाह रहा है कि जो आरबीआई है वो ये देखता है कि जो बैंक है क्या वो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, केवल उन्हीं को तो नहीं दे रहा। ये मतलब ये भी देखता है कि ये छोटे लोगों को कितना दे रहे हैं, या ऐसा तो नहीं केवल बड़े लोगों को दे रहे हैं। तो ये आरबीआई का काम है। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई देन हाउ मच दे आर लेंडिंग होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। मतलब बैंक क्या कहते हैं? पीरियडिकली, एक समयांतराल पे, एक समय के अंतराल पे ये चेक करता है कि आरबीआई क्या लिख रहा है, आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग होम, मतलब कि कितना ये किसको लैंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, और किस ब्याज दर पर दे रहे हैं। ये आरबीआई का काम होता है। तो आरबीआई के मैंने सारे काम बताए, एक बार रिवाइज करते हैं। आरबीआई क्या करता है? सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है कि कितना लोन किसको देना है, और कुछ बैंकों को क्या करना पड़ता है? अपना कुछ हिस्सा रखना पड़ता है आरबीआई के पास। आरबीआई चेक करता है कि भाई कैश बैलेंस कितना मेंटेन हो रहा है बैंक के पास। ये भी चेक करता है कि जिसको ये लोन दे रहे वो कौन है, मतलब केवल बड़े सेक्टर को तो नहीं दे रहे, या छोटे सेक्टर को भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दूसरी बात, आखिरी बात, की हर महीने के का तो नहीं, पीरियडिकली कह लो, एक समय अंतराल पर आरबीआई क्या करता है? चेक करता है कि भाई कितना बैंक, कितना मतलब कि बैंकों को सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट है कि भाई हम किसको कितना दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पे एक लिखा है, तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हुए है ना। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो कि भाई वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर कंट्री, या ऐसे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कमेंट ऐसे लिख देंगे, यानी सस्ता तो यानी कि सस्ता, ये एक मिनट है, सस्ता और संवहनीय ऋण देश के विकास के लिए आवश्यक है। क्यों ये यही लिखना होता है क्यों। तो इसमें आप ये 4 पॉइंट लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला क्या है? बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। क्यों जरूरी है? ताकि कि इससे अब मान लीजिए कि बैंक एंड कोऑपरेटिव्स को क्या होगा, इससे मतलब लैंड मोर, आप ज्यादा लैंड कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, दिस वुड लेड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल, मतलब कि इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, टू मैनी पीपल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये कहना चाह रहा है? हायर इनकम्स, यहाँ पे ना इसको ऐसे कर लीजिएगा कि हायर इनकम्स टू मैनी पीपल। होगा क्या कि जब जो मतलब कि क्रेडिट है वो, जब क्रेडिट क्या होगा, जब वो क्रेडिट क्या होगा, सस्ता होगा। तो सस्ता होगा तो लोग अपने नए नए बिजनेस शुरू कर पाएंगे, नए बिजनेस शुरू कर पाएंगे तो वो क्या होगा, आगे जा पाएंगे, और आगे जा पाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, है ना। तो ये इसीलिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट, दे वुड ग्रू क्रॉप्स, अपनी क्रॉप उगाएंगे, बिजनेस करेंगे, और ऑल्सो करेंगे एसएमएससी, जिसे
SMSE जिसे स्मॉल स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, वो शुरू कर पाएंगे, SMEs, है ना। तो इससे बेसिकली क्या होगा, नई इंडस्ट्री बनाएंगे, नई क्रेडिट बनाएंगे, तो वो मैंने बात बताई कि होगा क्या, इससे इनकम बढ़ेगी लोगों की, ठीक है। इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, और इनकम ज्यादा होगी तो लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे, लोग इनकम ज्यादा होगी तो लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, इनकम ज्यादा होगी तो लोग हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक ओवरऑल जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसी कंट्री का हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक फैसिलिटीज ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्या क्या फैसिलिटीज भाई फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट देता है? फॉर्मल मतलब कि औपचारिक स्रोत। क्या क्या मिलते हैं? पहला, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। सबसे पहली चीज हमें समझनी है क्यों फैसिलिटीज। तो एक तो ये क्या है कि फैसिलिटीज क्या है, पहली बात इसमें फैसिलिटीज जो है वो हमें देखनी है। एक मिनट के लिए पहले, हाँ, फैसिलिटीज क्या क्या होती है इसमें पहले मैं समझाएगा, फिर आपको दो चार चीजें और समझाऊंगा। फैसिलिटीज क्या क्या होती है इसकी भाई, इसमें क्या होता है, इनकम हमारी क्या होती है, इनकम के हिसाब से हमें मिलता है ना। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, तो कुछ फैसिलिटीज है हमारी, है ना। और प्रॉपर हमें लोन वगैरह मिलता है। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, वो समझिए कि जो फॉर्मल सेक्टर है ना, वो केवल हाफ ऑफ द क्रेडिट टोटल क्रेडिट नीड्स करता है। मतलब केवल कुछ, जैसे मान लीजिए पूरा 100 है तो 100 में से केवल 50% आता होगा, अबाउट हाफ आता होगा कहां से, रूरल पीपल का, है ना, क्योंकि रूरल पीपल के पास जरूरत नहीं है। आगे क्या है, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैन अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल ऑफ इंक्रीज टू इनकम ऑफ द बोरोवर्स। सवाल क्या है कि जो बहुत सारा पैसा है ना, वो कहां से आ रहा है, वो इनफॉर्मल, जो खास तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग इनफॉर्मल सोर्स से जाके ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे अभी बहुत कम सुविधा है। और यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आया भी कई बार कि वाई बैंक और कॉर्पोरेटिव सेक्टर को फॉर्मल जो गांव है उनमें फॉर्मल सोर्स क्रेडिट बनाने की क्यों जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा है, किस पर, इनफॉर्मल सोर्सेज पर। अगर बैंक वहां आएंगे, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज वहां आएंगी, तो वो घटेगा। और आखिरी बात, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive this loans। कि जैसे जैसे फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे लोग भी इसमें आगे आएंगे। चलिए, तो ये फैसिलिटीज हमने करी। आगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, देख लेते हैं, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप से नाम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। ठीक है, इसको ज्यादातर लोग एक इस नाम से जानते होंगे, कमेटी। इसको ज्यादातर नाम ये पॉपुलर है इसका नाम, एसएचजी तो लोग कम ही जानते हैं। एसएचजी इज अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। होता क्या है बेसिकली समझाता हूं मैं, लिखा तो हुआ है यहाँ पे, एक मतलब समझ लो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 लोग, किसी जगह पे कोई 20 लोग, 15-20 लोग मान लीजिए, इन्होंने ग्रुप बना रखा है। इन्होंने बोल दिया कि भाई किसी एक दिन, मान लीजिए किसी संडे के दिन, हम सब क्या करेंगे, जो भी अपनी अमाउंट होगी, जो मान लीजिए जो भी ये स्मॉल अमाउंट है, इस सबको एक जगह जमा करेंगे। और फिर क्या होगा, जो नीडी होगा, कोई भी मेंबर जो नीडी होगा, उसको हम क्या करेंगे, पैसा दे देंगे बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे। और दूसरी बात क्या है, मिनिमल इंटरेस्ट रेट तो है ही, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी सी कम जरूरी होती है, क्योंकि बैंक तो कहां लोन देगा इन बेचारों को, इनके पास तो वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एसएचजी ऐसे हेल्प कर रहे हैं चीजों को आगे बढ़ाने में, कि छोटा सा ग्रुप है, हर दिन मिलता है भाई, सबने 20-20, 30-30 रुपए मिलाए और ये जिसको भी जरूरत है उसे दे दी। अब तो बढ़ गया है 20, 100, 200, 500, हजारों तक, 10,000 तक, 1000, 2000, इस तरह का चीज चलती है। इसने ऑल्सो एक काम किया है कि इसने क्या किया, महिलाओं को सशक्त बनाया, खासतौर पर जो फीमेल एम्पावर किया है फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा बचा के तो अपने लिए थोड़ी थोड़ी नीडी नीडी चीजें पूरी कर पा रही हैं। तो ये, तो चलिए, तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी चीजें आपकी कमी लगी, आप जरूर उन्हें कमेंट बॉक्स में कहिए, हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारा चैनल है SST विद आकाश सती के नाम से आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, है ना। टेलीग्राम पे आपको ये चैनल मिलेगा, तो टेलीग्राम पे आप जल्दी से जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपके लिए नोट्स वगैरह जो भी हम डालते हैं वो इस ग्रुप में डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज
लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।